नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। भाई बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है या कह लो कि भाई कॉमन समस्या है बच्चों की। समस्या ये है कि भाई 11th क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिलीट हो चुका है। इस बार का जो पेपर है वो सीबीएसई कैसा बनाने वाली है, क्योंकि कोविड के टाइम से इतने चेंजेस झेले हैं मेरे प्यारे बच्चों ने। उनको अगर पहले से पता नहीं चलेगा कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या काम की चीजें हैं और क्या क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सुन के बच्चे खुश जाते हैं, अच्छा ये कट गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो रिलेटेड सिलेबस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैसा पेपर फ्रेम करने वाली है सीबीएसई, अगर ये आपको पता होगा तो आप तैयारी करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे कि भाई मुझे ये हथियार लेकर चलना है और मैंने जो है सीबीएसई को फोड़ देना है। इस बार 11th क्लास में अपना बेस इतना स्ट्रांग कर लेना है कि 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएं और उसके बाद आगे वाली क्लासेस में भी मुझे बहुत इसका फायदा मिलने वाला है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स के सिलेबस की आज मैं बात करने वाला हूं स्पेशली फॉर 11th क्लास के बच्चे। 11th क्लास के बच्चे ध्यान दें बच्चों, 80 मार्क्स का पेपर आता है, ये सब जानते हैं। 20 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो स्कूल के हाथ में होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बना के रखना टीचर्स के सामने, ताकि वो 20 में से 20 मिल जाए, ताकि 100 में से 100 आने की पूरी उम्मीद आपको हो पूरे साल। तो बच्चों, दो बुक्स हैं जो आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स की पढ़नी है। पहली वाली है बच्चों स्टैटिस्टिक्स पार्ट ए और दूसरी है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो किताबें हैं। 12th में भी आपकी दो किताबें होंगी जिसमें मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी, बट हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 11th की। अब बच्चे कहेंगे सर ये दो किताबें हैं तो क्या कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एक कम इंपॉर्टेंट है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोनों का बराबर वेटेज है। देख लो भाई, ये वाली भी 40 मार्क्स की आने वाली है और ये वाली भी 40 मार्क्स की आने वाली है। और 20 मार्क्स का आपका प्यारा सा जो सब बच्चों को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, इसमें प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है, या आप इसे प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं कि स्कूल में प्रैक्टिकल के मार्क्स, जिसमें आपकी फाइल होगी, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, एक छोटा सा वाइवा होता है फॉर्मेलिटी के लिए, और उस वाइवा के भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो तैयारी पूरी करके जानी है, कमी कहीं नहीं छोड़नी है। अब स्टैटिस्टिक्स में हमारी 3 यूनिट है एक तरह से देखा जाए तो। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर्स हैं बच्चों, ये एक चैप्टर मत समझना, ये यूनिट है। तो इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो उनको भी डिटेल में बताने वाला हूं मैं, वीडियो में बने रहिए आप। अगला है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने जो ये चैप्टर सीखे हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, इससे आप रिजल्ट कैसे निकालोगे। और बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत 10th में टच करके आ चुके हैं, मीन मीडियन मोड आप सीख के आ चुके हो, ये सब यहां पर आपको सीखना है। बस थोड़ा सा लेवल आपका एडवांस हो जाएगा, थोड़ी सी नई चीजें आपको सीखनी होंगी और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब 11th क्लास में ये आपके लिए पावर बूस्टर है, ये आपके स्कोर को बढ़ाने वाला कंटेंट है पूरा का पूरा। 40 में से 40 आ जाते हैं बच्चों के इसमें से, तो ये वाला कंटेंट बहुत इजी कर दूंगा मैं आपके लिए। आराम से आप 40 में से 40 ला सकते हो। इतने सारे हम डीपीपी करने वाले हैं कि मजा आ जाएगा प्रैक्टिस कर करके। दूसरी है बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा चैप्टर इसमें स्टैट्स से ज्यादा है, थ्योरी पोर्शन इसको कह सकते हो आप आपके लिए, बट इतना इंटरेस्टिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्टिविटीज करते हो वो सारी की सारी इस बुक के अंदर आपको मिल जाने वाली है। आप डेली लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्या क्या यूनिट्स हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके बारे में जाना जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये 2 चैप्टर हैं। ये 2 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं बच्चों। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 15 मार्क्स, देख लो 40 में से 15 मार्क्स की ये अकेली यूनिट है। और जो मैंने अभी आपको ये बताया था न्यूमेरिकल पोर्शन 25 नंबर का अकेला, और ये ऊपर के दोनों थ्योरी वाले दोनों मिला के 15 नंबर के हैं, और ये अकेली यूनिट 25 मार्क्स की है। मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत 15 नंबर के हैं और ये अकेली यूनिट 25 मार्क्स की है। मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाला है, आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर पूरे 25 में से 25 आते हैं, गारंटी मैं देता हूं इस बात की। अगला प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, मतलब इस वाली यूनिट में हम कंज्यूमर के बारे में समझेंगे। यहां पर हम समझेंगे जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए प्रोडक्शन करता है, जो सप्लाई करता है, इसका भी 15 मार्क्स का वेटेज है आपका। लास्ट में आता है हमारा मार्केट के बारे में। हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ लिया,
हमने डिमांड के बारे में पढ़ लिया, हमने सप्लाई के बारे में पढ़ लिया। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डिमांड होगी, सप्लाई, कनेक्टेड है आपस में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कनेक्टेड है आपस में। तो ये दोनों यूनिट 15-15 मार्क्स की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। लास्ट वाली, जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, डिमांड और सप्लाई जब कनेक्ट होती है तो बच्चों एक मार्केट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये लोग मिलके कितने तरह की मार्केट बनाते हैं। जिस मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो कैसी मार्केट होगी, जिस मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे वो कैसी मार्केट होगी। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही बेचने वाला हो और बेचने वाले ना हो। तो यहां पर हमें मार्केट कितने तरह की होती है उसकी नॉलेज मिलेगी। और छोटा चैप्टर है, कम पढ़ना पड़ता है और 6 नंबर पूरे पूरे दिलवा देता है ये आपको। तो आपके काम की चीजें हो गई बच्चों। यहां पर इसको थोड़ा डिटेल में भी समझ लें भाई कि ये क्या क्या कहना चाह रहा है। तो हर एक यूनिट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चों। आओ जरा अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमारी ये आ गई हमारी स्टैटिस्टिक्स की स्लाइड, और सीबीएसई ने साफ साफ बताया है यहां पर कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ाई करनी है आपको। क्या बताया सीबीएसई ने इस पूरे के पूरे कोर्स में? सीबीएसई क्या चाहती है आपसे, बच्चों से क्या चाहती है? ये बच्चों से चाहती है कि बच्चे स्किल इन कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन pertaining to various simple economic aspect systematically। तो बच्चों को ये पता लगे कि इकोनॉमी में जितने भी एस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं रिलेटिंग टू कलेक्शन ऑफ डेटा, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है और लास्ट में रिजल्ट कैसे निकालना है। तो सीबीएसई चाहती है कि बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप हो। सीबीएसई स्किल बेस्ड नॉलेज की तरफ जा रही है, बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाना चाह रही है। इसलिए सीबीएसई ने इस बार का पेपर इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिजाइन करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, तैयारी शुरुआत से होनी चाहिए जबरदस्त वाली। आगे अगर है, इट ऑल्सो इंटेंड टू प्रोवाइड सम बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट एनी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ एप्रोप्रिएट इन्फ्रेंसेस। तो बच्चों आपको यहां पर बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करके, बहुत हाई फाई लेवल के टूल्स आपको यूज नहीं करने। मतलब जो आपकी स्टैटिस्टिक्स होगी वो 11th को ध्यान में रख के बनाई गई है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी इकोनॉमी का डेटा एनालाइज करने के लिए दे दिया जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे डेटा होंगे और वहां से आपको रिजल्ट निकालना होगा। माइक्रो लेवल के डेटाज होंगे, वहां से आपको रिजल्ट निकालना होगा। अच्छा जी, इन दिस प्रोसेस द लर्नर्स मतलब कि आप लोगों के बारे में कह रहा है, ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ वेरियस इकोनॉमिक डेटा। सीबीएसई कहती है और जानना चाहती है कि जो इकोनॉमिक डेटा होगा क्वेश्चंस के अंदर, आपकी वैल्यूज के अंदर, जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड बनाए जाएंगे, उनके अंदर जो डेटा होगा आपको उनके बिहेवियर को समझना है और रिजल्ट निकालना है और आंसर लिख के आना है। और आंसर आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, रट्टू तोते वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। नॉलेज को सीखना है, रटना नहीं है। जब आपको पढ़ाई में मजा आएगा तो आप ये सारे के सारे एस्पेक्ट सीबीएसई के पूरे कर पाओगे। तो इनोवेटिव वे से लर्निंग करनी है तो बच्चों केल्विन के साथ जुड़ जाइए, आपको पता लगेगा कैसे इजी, क्रिएटिव और इनोवेटिव वे से लर्निंग की जाती है। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है भाई। यहां पर यूनिट 1 के बारे में बताया कि हमें क्या पढ़ना है स्टैट्स में। तो पहले यूनिट में क्या होती है इकोनॉमिक्स, ये ब्रिज कोर्स में भी आपने बहुत अच्छे से सीखा है हमसे। इसका मीनिंग, स्कोप, कहां कहां कौन कौन सा एरिया इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होता है, इसके काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, कहां कहां इसकी जरूरत है, किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। भाई हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहे अभी ये यहां इस वाले यूनिट में हम सीखने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स कहां कहां यूज होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं कि भाई कोविड का टाइम था, अब मोदी जी को गरीबों के खाते में 500-500 रुपए डालने थे, तो उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ी, इस स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि यही तो कलेक्ट करता है बच्चों डेटा, इंफॉर्मेशन। अब उनके पास आधार कार्ड का डेटा था, जिन लोगों ने खुलवा रखे थे अकाउंट, जिन लोगों ने जनधन में खुलवा रखे थे अकाउंट, उनके पास डेटा था, उन्होंने तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। कितना इजी हो गया स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। आपके स्कूल में अगर कोई
फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है, आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, तो स्कूल पूरा डेटा मेंटेन करता है किन बच्चों ने किस किस फंक्शन में कब कब पार्टिसिपेट करा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अलग अलग जगह इंट्रोड्यूस किया जाता है, भेजा जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह जरूरी है। आप लोग भी हिसाब बनाते होगे अपने दोस्तों का कि इसने मेरी उस टाइम पे हेल्प नहीं करी थी, अब मेरा टाइम आया है, तो डेटा में आपके रिकॉर्ड है कि भाई कौन कब मदद कर रहा है। आपने उस डेटा को निकाला अपने दिमाग से, अच्छा ये वाला मदद नहीं करता मेरी, 3 बार मेरी जरूरत के टाइम पे काम नहीं आया, अब मैं नहीं आने वाला इसके काम पे। तो ऐसे इकोनॉमिक्स में यूज होती है स्टैटिस्टिक्स। अब बात करते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि यूनिट नंबर 2 है आपकी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाना है, उसको कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जैसे आप डिक्शनरी देखते हो, इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, कई हजारों वर्ड होते हैं उसके अंदर, और मैं आपसे एक वर्ड ढूंढने को कहूं, आप तुरंत उस वर्ड को ढूंढ के निकाल दोगे, 10 सेकंड 15 सेकंड लगते हैं आपको। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर जितना भी डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको पहले कलेक्ट किया गया है, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, और इतनी इजी तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि कोई भी छोटा मोटा नॉलेज वाला पर्सन भी, एक छोटा सा 4th क्लास का बच्चा भी डिक्शनरी में से कुछ सेकंडों में किसी भी वर्ड का मतलब ढूंढ के निकाल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टैटिस्टिक्स हमें यही चीज सिखाती है, और दूसरी यूनिट में हमें यही सीखना है कि आपका जो डेटा आपके आसपास है, आपकी इकोनॉमी में जो डेटा है, उसको किस तरीके से ऐसे अरेंज किया जाए कि आप आसानी से जब जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकें। बच्चों देखें जरा इसके बारे में क्या क्या बात करना है। सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा कहां से इकट्ठा किया जाएगा? 2 सोर्सेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब अगर मैं इसके अंदर बताने चला जाऊंगा तो पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा आपको। प्राइमरी डेटा वो होता है जब आप सीधा कहीं से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जब आप किसी दूसरे सोर्स से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जैसे मुझे किसी स्कूल के बच्चों का रिजल्ट चाहिए, मैं स्कूल के अंदर गया, मैंने मार्कशीट्स निकाली, रिजल्ट निकाल लिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैंने न्यूज़पेपर से जाके किसी एरिया के एक्सीडेंट्स को मेजर करा, रिकॉर्ड करा, और पता लगा मुझे कि पूरे साल में इस एरिया में कितने एक्सीडेंट हुए। तो दूसरा वाला क्या हो गया? सेकेंडरी। और पहला वाला क्या हो गया? प्राइमरी। वहां पर मैंने खुद जाके इकट्ठा करा, और सेकेंडरी वाले में मैंने किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से वहां के एक्सीडेंट, या पुलिस थाने जाके वहां के एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर लिया, क्योंकि डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था और यूज मैंने कर लिया। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें यहां पर सीखनी है, और मजा आने वाला है। कैसे बेसिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। बच्चों जैसे आपको अगर दूध की क्वालिटी का टेस्ट करना है, तो पूरा दूध पी के तो टेस्ट नहीं करने वाले भाई, या आपको पेट्रोल की क्वालिटी का चेक करना है, एक बड़ा टैंकर है, तो उसमें से थोड़ा सा सैंपल निकाला जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर डॉक्टर को यह चेक करना है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो डॉक्टर सारा खून निकाल के तो टेस्ट नहीं करेगा, एक सिरिंज में थोड़ा सा खून निकालेगा, स्लाइड्स पे रखेगा, उसको टेस्ट चेक कर लेगा, और पता लगा देगा आपका कौन सा खून है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ है, जो भी है। तो सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में किसी भी बहुत बड़े डेटा को मेजर करने के लिए, वहां से रिजल्ट निकालने के लिए। क्या क्या मेथड्स हैं? कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह। सेंसस क्या होता है बच्चों? जनगणना। अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो इसे कहते हैं हम सेंसस। सेंसस मतलब जब जो भी हमारे सामने डेटा है बहुत सारा, उस पूरे डेटा के एक एक वेरिएबल को जब हमें स्टडी करना हो तो उसे सेंसस कहते हैं। तो ये इस यूनिट के अंदर हमें NSSO के बारे में पता लगेगा, जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। तो ये कैसे डेटा इकट्ठा करती है, इसके क्या क्या ड्यूटीज हैं, कैसे काम करती है, ये सब हमें सीखने को मिलेगा। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसके भी मीनिंग, टाइप, वेरिएबल, कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनती है, ये सब आप 10th में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लेके आ चुके हो। उसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ज्योमेट्रिक फॉर्म में, बार डायग्राम में, पाई डायग्राम में, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता है 10th क्लास में। तो ऐसा नहीं कि एकदम नई नई चीजें आ रही हैं, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो पहले से। तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होने वाला, थोड़ी सी मेहनत और रिजल्ट 100% होने वाला है बच्चों। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हो गए, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ये सब थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते ही हैं, और यही हमें
हाई लेवल पे पढ़ना है। 10th से 11th के लेवल में क्या क्या नए नए तरीके ऐड हो जाएंगे, कैसे इसको और इजी बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आगे गए कंटेंट में क्या है हमारे पास, यूनिट नंबर 3 आ जाती है बच्चों। यहां पर हमें सॉल्व करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को और उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी तक डेटा बनाया, अब डेटा से रिजल्ट बनाना सीखना है। अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन चाहिए हमें। इसका मतलब स्टूडेंट नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहां पर उसी क्वेश्चन को, उसी डेटा को सॉल्व करना सिखाया जाएगा और उससे रिजल्ट निकालना सिखाया जाएगा कि कैसे निकाला जाता है रिजल्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये देखो मीन, मीडियन, मोड आ गया वही 10th वाला। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना है आपको, अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे बस थोड़े से। कोरिलेशन, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना। जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ध्यान से करना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बट थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बट मजा आ जाता है इसके क्वेश्चंस करने में। तो इसका मीनिंग, प्रॉपर्टीज, कैसे इसके डायग्राम्स बनते हैं, कैसे कोरिलेशन निकाला जाता है, और एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जी कार्ल पियर्सन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहली क्लास में आपको बता दे रहा हूं, ये एग्जाम में पक्का आने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्ल पियर्सन मेथड आपका ना आए। सिर्फ 2 वेरिएबल में आएगा, ठीक है। और डेटा कैसा होना चाहिए आपका, अनग्रुप्ड, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। तो कट गए हैं आपके क्वेश्चन जो 2 वेरिएबल से ज्यादा के होंगे, या फिर जिसके अंदर ग्रुप डेटा होगा। कोरिलेशन में ग्रुप डेटा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा आएगा। मतलब इजी वाले क्वेश्चन आने वाले, डरने वाली कोई बात नहीं है। और रैंक कोरिलेशन, ये स्पियर्समैन का है। इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, ये लास्ट चैप्टर है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, ये चैप्टर मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने बनाई है एक प्यारी सी स्टोरी, और उस स्टोरी को जैसे ही आप सुनोगे आपका पूरा चैप्टर यूं खत्म हो जाएगा। सारे के सारे फॉर्मूले एक छोटी सी स्टोरी में डाल दिए मैंने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये आपका हो जाएगा। और मैं चुटकियों में करा दूंगा इस चैप्टर को, वरना कंफ्यूज होते रहोगे इस चैप्टर में। ऐसे फॉर्मूले हैं जो कंफ्यूज करते हैं, और मैंने उसको कर दिया बहुत ईजी आपके लिए। तो इंडेक्स नंबर पढ़ोगे तो गारंटी मेरी है कि मजा आ जाएगा आपको। इससे बेटर इंडेक्स नंबर, यहां केल्विन से बेटर इंडेक्स नंबर आपको कहीं नहीं सीखने को मिलेगा। अब आते हैं बच्चों यूनिट नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स। 3 यूनिट हमने कर ली, चौथी यूनिट पे आ गए। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन समझना है हमें कि क्या होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसका दूसरा पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको 12th में पढ़ना है। बट मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या होता है ये आपको 11th में ही सिखा दिया जाता है। सिर्फ डिफरेंस आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और कोई चीज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, सिर्फ डिफरेंस आने वाला है। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी एक टॉपिक है कि कैसे इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव कंटेंट होता है और कौन सा नॉर्मेटिव, क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस बारे में बात करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस बारे में बात करता है। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है चीजों को कैसे, चीजें एक्चुअल में कैसी होती हैं, मतलब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है सजेशंस के बारे में कि किसी काम को कैसे करना चाहिए। तो ये डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है। जैसे मैं बोलूं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि फैक्ट है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है जी, कम होनी चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेशंस देता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्चुअल डेटा बताता है। आगे चलते हैं, क्या होती है इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। ये सब हमें पढ़ना है। क्या, कैसे और किसके लिए बनाया जाए, ये डिसीजन सरकार कैसे लेती है, लोग कैसे लेते हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे लेते हैं। ये रहा प्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन इस पे जरूर बनता है, और एक छोटा क्वेश्चन इस पे बनता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, जिसका मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब एक ऑप्शन को चूज करने के लिए आपको दूसरे ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। खैर टॉपिक पे नहीं चलते हम, तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। तो इस यूनिट में कुछ नहीं कटा है, जैसा पहले आ रहा था वैसा का वैसा आ रहा है,
ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आर हियर, सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। जितना लिखा हुआ है ना सीबीएसई ने, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक्स होती हैं जिनके पीछे एक ये वाला आइटम दिया होता है बच्चों, पावर बूस्टर। तो पावर बूस्टर में बहुत सारा फालतू का ज्ञान भी होता है, तो आपको ज्यादा पावर बूस्टर्स को उतना ही पढ़ो जितना ज्ञान जरूरी है। पूरा पावर बूस्टर पढ़ के कोई खास फायदा नहीं होने वाला। नॉलेज लेनी है तो पढ़ लो, कंटेंट एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होगा। सीबीएसई कह रही है जितना कह रहे हैं उतना ही पढ़ लो, उतने में पूरे नंबर आ जाएंगे, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। अगले कंटेंट पे चलते हैं। यूनिट नंबर 5 जो बात करता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड। यहां बात होगी सिर्फ कंज्यूमर के बारे में, और कंज्यूमर ही तो है जो डिमांड करता है। भाई मैं कंज्यूमर हूं, मुझे कोई चीज चाहिए, मैं जाऊंगा मार्केट से खरीद लूंगा। आप सब कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर और कंज्यूमर से रिलेटेड है क्या बच्चों? डिमांड। जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम क्या क्या देखेंगे? कंज्यूमर रिलेटेड होता है यूटिलिटी से, संतुष्टि से। कंज्यूमर खर्चा करेगा तो वो क्या चाहता है भाई? सेटिस्फेक्शन चाहता है। कंज्यूमर बात करता है मार्जिनल यूटिलिटी की, जितना वो खर्चा बढ़ाएगा वो चाहेगा सेटिस्फेक्शन भी उसकी उतनी बढ़ जाए। इस यूटिलिटी पे एक लॉ काम करता है जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू भी कहते हैं बच्चों। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहां पर भी कुछ नहीं कटा हुआ। यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये सब आपका पहले भी था और अब भी आ रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोच होती हैं, एक अप्रोच कट गई है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग एमयू अप्रोच सिर्फ ये आने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूनिट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोच होती हैं, एक यूटिलिटी वाली और दूसरी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो दूसरी यूनिट में हमें, मतलब उसी यूनिट के दूसरे चैप्टर में हमें इंडिफरेंस कर्व अप्रोच पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन के थ्रू, बजट सेट के थ्रू कैसे दिया जाता है, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करता है, क्या उसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आ सकता है, अगर आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब हमें इसको पढ़ना है। इक्विलिब्रियम वर्ड थोड़ा सा भारी लग रहा होगा आप लोगों को। इक्विलिब्रियम का मतलब आप मोटा मोटा ये समझ लो बच्चों, जो तराजू होता है, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ वेट रखता है वो और एक तरफ सामान रखता है। इक्विलिब्रियम कब होता है तराजू का? जब सामान और वेट दोनों बराबर आ जाए। तो यहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ेंगे वो हम आपको कोर्स में बताएंगे बच्चों। फिर डिमांड, मार्केट की डिमांड कैसे होती है, इंडिविजुअल डिमांड कैसे होती है, डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करने वाले हैं, डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है, इस शेड्यूल की हेल्प से डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है, इसका स्लोप कैसा होता है। स्लोप का मतलब कर्व अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ये कैसे होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। क्या इसका स्लोप कभी चेंज हो सकता है, क्या डिमांड कर्व कभी चेंज हो सकता है। तो डिमांड कर्व के बारे में सारी बातें, और डिमांड कर्व का दूसरा भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आपके कोर्स में आ रहा है। कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, कैसे निकाला जाता है इलास्टिसिटी, यहां पर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी आता है एक, और परसेंटेज चेंज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहां आ गई बात काम की आपके, कि सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड आ रहे हैं, परसेंटेज चेंज मेथड आ रहा है और एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है। इसके 3 मेथड और होते हैं, वो तीनों मेथड आपके सिलेबस से कट्टम कुट्टा हो गए, कट गए भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड करना है आपको और परसेंटेज चेंज मेथड करना है, बस इसी में से आएगा। तो 2 ही हो गए, आपका 50% से ज्यादा काम यहां पर बच गया, तो यहां पर आप पार्टी कर सकते हो। अब आ गए हम अगले कंटेंट पे, प्रोड्यूसर। अभी तक हमने कंज्यूमर के बारे में सोचा, कंज्यूमर के हिसाब से डिमांड के बारे में सोचा। अब उस कंज्यूमर को सप्लाई कौन करने वाला है, सप्लाई कौन करने वाला है, प्रोड्यूसर करने वाला है। तो इसके बिहेवियर को भी समझना होगा। यहां पर बात होगी प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट को बेचने की, प्रोडक्ट को सप्लाई करने की। तो इस यूनिट में हमें यह सब पढ़ना है। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है
उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन करने में किन किन फैक्टर का इस्तेमाल होता है। कंटेंट बताऊंगा अभी, इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इन प्रोड्यूसर्स को जब प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ खर्च करना पड़ता है, उसे कहते हैं हम कॉस्ट। तो अगला यूनिट जिसमें चैप्टर आ गया कॉस्ट। फिर कॉस्ट तो होगी, लेकिन ये कुछ कमाएंगे भी तो, प्रॉफिट भी तो अर्न करेंगे बच्चों। तो उसके बाद आ गया हमारा रेवेन्यू। तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कैसे होता है, खर्चा कैसे लगता है और वो कमाता कैसे है, ये तीन मेन इसके अंदर आ गए। रेवेन्यू में कैसे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सेम सारी की सारी चीजें आती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, आपस में रिलेशनशिप बहुत आते हैं बच्चों। इन तीनों चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी, एमपी, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें कोई रिलेशन नहीं होता, ये तो एक अलग से लॉ चलता है। टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एवीसी, इन सब के बीच में रिलेशन। ऐसे ही एआर, एमआर, टीआर, इनके बीच में रिलेशन। फिर कंज्यूमर का तो इक्विलिब्रियम हमने बता दिया, अभी कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम पे होगा, तराजू के पल्ले भारी हो जाएंगे, एकदम समान आ जाएंगे। ऐसे ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम भी होता है। प्रोड्यूसर भी तो चाहेगा मैं सामान बना रहा हूं भाई, मुझे भी तो फायदा हो, तो प्रोड्यूसर का भी इक्विलिब्रियम में होगा, उसके बारे में पढ़ना है। इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं कटा है। सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी आ रहा है, मेजरमेंट ऑफ, हाँ मेथड्स कट गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आने वाला है आपका यहां पर, परसेंटेज मेथड आने वाला है। और बच्चों जब आप पिछले चैप्टर में डिमांड वाले में कर लोगे ना ये मेथड, तो यहां पर भी आपको समझ में आ ही जाएगा, तो समझ जाओ कि सारा ही कट गया। तो यहां पर आपका बेनिफिट हो गया कि मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके नहीं आने वाले, वो डिमांड वाला ही सेम टू सेम यहां पर चल जाएगा, बहुत आसानी से आप कर लोगे, जस्ट फॉर्मूले में एक चेंज करना होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं जी अगले पे, यूनिट नंबर 7। ये लास्ट यूनिट है बच्चों, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलके कैसे मार्केट बनाते हैं, इस मार्केट को कैसे स्टडी करना है, ये मार्केट कैसे काम करती है और कितने तरह की होती है, ये आपको यहां पर पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन, ये आपके सिलेबस में है, होते 4-5 तरह के हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। तो यहां पर भी कर लो जी, बल्ले 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 हो गए आपके। सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है इस बार भी, पिछली बार भी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन था, और इस बार भी सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये और भी कंपटीशन होते हैं, मोनोपोलिस्टिक, ये सब का सब कट गया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन। और एक राशि और बता दूं, सबसे इजी यही होता है, तो इजी वाला आ रहा है। तो लास्ट वाली यूनिट में तो सीबीएसई ने ऐसे करके नंबर बांटे हैं आपको, कि ये वाले यूनिट में तो आप बड़े आराम से नंबर ले ही लोगे, 10 नंबर पूरे आ जाएंगे आपके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आने वाली इसके अंदर। अच्छा, और क्या कहा है सीबीएसई ने आपसे, ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो आपने देख ही लिया कि भाई 20 मार्क्स आपके आ ही जाएंगे इसमें, जो भी हेल्प होगी हम करेंगे आपकी इसमें। प्रोजेक्ट वर्क आपको स्कूल के थ्रू मिलता है, बहुत इजी होता है और आराम से बना लोगे आप। बाकी उसके लिए पर्सनल डाउट्स के लिए हम लोग बैठे रहेंगे आपके पास 24/7, फोटो खींच के भेजेंगे, डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब ये पेपर का डिजाइन कैसा होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैसे डिजाइन किया जाएगा आपका पेपर, कितने परसेंट क्या पूछा जाने वाला है। तो 100% अगर हम पेपर की बात करें तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बच्चों। 55% पेपर कुछ इस तरीके का आने वाला है, 22.5% और 22.5% कुछ इस तरीके का आने वाला है। मतलब इस 80 मार्क्स के पेपर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 44 मार्क्स का पेपर में इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी, क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, और 18 मार्क्स और 18 मार्क्स के पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। अब वो तरीका क्या है जरा समझ लो। सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया जा रहा है, 44 मार्क्स किस पे फोकस किया जा रहा है, देखो जी, मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न्ड मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट
टर्म बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आंसर्स। मतलब जितना भी आप पढ़ के आए हो अब तक और जो भी आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकते हो इस साल पढ़ने वाले टॉपिक से, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए कहता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देना शुरू कर दो। जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, आसपास के नेचर से, आसपास की इकोनॉमी से, आसपास के वातावरण से आप उसे कनेक्ट करो, लोगों से कनेक्ट करो, जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे कनेक्ट करो। क्या ये आपकी लाइफ में कहीं काम आने वाला है, उससे कनेक्ट करेंगे आप। अगला है डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज। भाई क्या कहना चाह रहा है यहां पर? ये कह रहा है जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको ड्राफ्ट करते टाइम ध्यान दिया जाएगा कि आपको फैक्ट्स के बारे में नॉलेज है या नहीं है। क्या आप ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग इन सब चीजों के बारे में आइडिया रखते हो? मतलब क्वेश्चन देखने के बाद क्या आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने आंसर को? क्या पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, क्या कंपैरिजन करके दिखाना है चीजों का? बड़ा सा क्वेश्चन होगा जो काम की बात होगी, क्या आप उसको फाइंड आउट करके आंसर लिख सकते हो? सीबीएसई नहीं चाहता इतने बड़े बड़े आंसर लिखना। सीबीएसई कहता है जितना रिक्वायर है ना उतना लिख दो, हम तो पूरे नंबर दे देंगे आपको। हम एग्जामिनर हैं, हम कॉपीज चेक करते हैं सीबीएसई की, तो हमें पता लगता है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि उसको लिखना क्या है। और कुछ बच्चे इतने प्यारे होते हैं उनके नंबर काटने का मन ही नहीं करता, इतना अच्छा आंसर लिखते हैं वो। सिर्फ जरूरी बात लिख दी, टीचर को समझ में आ गया, बच्चे को आता है, बट टीचर पूरे नंबर देगा। और कुछ बच्चे पूरा राम कहानी पेज लिख देते हैं। मैं आपको जब कोर्स कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे आंसर, इवन मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा कॉपीज की जब सीबीएसई रिलीज करेगा, तो कैसे कैसे आंसर बच्चे लिखते हैं। अच्छा जी, अप्लाइंग, पहली बात करी रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की। अब एप्लीकेशन की बात हो रही है कि बच्चे कैसे अप्लाई करने वाले हैं, किसको भाई? सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायरिंग नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपके सामने एक नई सिचुएशन प्रेजेंट की जाएगी और यह पूछा जाएगा आपसे कि अब आप बताओ कि इस सिचुएशन के हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। यह आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होगी, लेकिन क्वेश्चन को ड्राफ्ट किया जाएगा इस तरीके से कि आप एक नई सिचुएशन प्रेजेंट हो जाए आपके सामने और उसका आंसर आपको लिखना पड़े। बात समझ में आई? अगला है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। आपको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है और क्रिएट करना है। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ, यहां पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। आपको उनको एनालाइज करना होगा, उन्हीं से रिजल्ट निकालना होगा और एक अपना खुद का आंसर बनाना होगा। जैसा कि आप अनसीन पैसेज में करते हो इंग्लिश में, ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एग्जामिन करना, ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में उसको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके आप अपना आंसर बना सकते हो। मोटिव्स और कॉज, कि क्या मेन मोटिव है उस प्रॉब्लम में, और अगर कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है तो उस दिक्कत का कॉज क्या है। मतलब किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की गई है अगर, तो उस प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है क्वेश्चन में पूछ लेगा और आपको वही कॉज लिखना है, राम कहानी नहीं लिखनी है। मेक इनफेरेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। ठीक है जी। प्रेजेंट एंड डिफेंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ओपिनियन, आपको अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करना है और डिफेंड करना है बच्चों। अपना ओपिनियन बताओ और उसको डिफेंड करो। मतलब आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए, तर्क होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए, अच्छे अच्छे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स और जैर्गन्स का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि आप अपने आंसर को सही से लिख सको। आपको जजमेंट देने की पावर दे दी है सीबीएसई ने कि आप खुद जज करो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से कुछ हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो डिजाइन हो जाएगा। कितना इजी है, अगर आप इन चीजों को समझ लोगे तो यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारी गारंटी है कि हम आपको ये सब करवाएंगे। कैसे करवाएंगे बच्चों? ये है हमारा कोर्स।
आप इस कोर्स को परचेज करिए और इस कोर्स की खास बातें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बच्चों। क्या खास बातें इस कोर्स की? सबसे पहली खास बात कि ये सिर्फ और सिर्फ 3,000 से 4,000 के बीच में है। इतनी कम कॉस्ट पे आपको कोई कोर्स नहीं देने वाला। और सबसे बड़ी बात कि ये 1 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे साल की फीस है। दैट इज द फी फॉर फुल ईयर। और एक और बात, ये पर सब्जेक्ट फीस नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट की फीस है। जो भी आप पढ़ने वाले हैं हमारे कोर्स में, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग यहां पर कराने वाले हैं। उस तैयारी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं दिखाए जा रहे आपको बच्चों, लाइव क्लासेस। सबसे अच्छी बात कि आपको लाइव क्लासेस होंगी। और लाइव क्लासेस में भी सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं रख रहे हम लोग, हम आपको डीपीपी देने वाले हैं। मतलब आपने आज 4 टॉपिक पढ़े तो उस 4 टॉपिक से रिलेटेड आपको पास डीपीपी आ जाएगी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। आप उसी से रिलेटेड क्वेरीज करोगे। जिस तरह का ये पेपर डिजाइन होने वाला है वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। जब आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पूरे साल करते रहोगे तो आपको हलवा लगेगा पूरा का पूरा साल। अरे ये तो हम रोज करते हैं, लाओ पूछो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगली खास बात, ये आपको कोई नहीं देने वाला बच्चों, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डाउट सेशंस, बच्चों के इंटरैक्टिव डाउट सेशंस। आपको केवल क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके फॉर्म फिल कर दीजिए और हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए। इस फॉर्म को फिल करते ही हमारी टेक्निकल टीम आपको कॉल करेगी, गाइड करेगी। आपकी कोई भी क्वेरी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्म फटाफट से जाके फिल कर दीजिए, अपनी डिटेल्स लिख दीजिए। किसी भी तरह का डाउट है आपको स्ट्रीम चूज करने में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, हम तीनों की तीनों स्ट्रीम्स के ऑल सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सिर्फ 3 से 4,000 में। तो दोस्तों फटाफट से जाइए, कोर्स को परचेज कीजिए और मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी कोर्स में इजी, क्रिएटिव और इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।